Assalamualaikum students, I hope everyone will be fine. Today we'll discuss Federal Board Physics Class 11 Chapter 10 Thermodynamics Multiple Choice Questions. Now MCQ number 1 है जी, assume we can change the equilibrium state of a system via two different processes. Assume that the initial and final states are the same. Which of the quantities delta U, delta Q, delta W and delta T must be the same for the two processes? वो कह रहा है कि assume कर लें कि हम जो है वो equilibrium state को change कर सकते हैं via two different processes. और हमने ये भी एज्यूम करने के जो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स हैं वो क्या है, सेम है. अब वो पूछ रहे हैं कि इन चारों में से कौन सी क्वांटिटीज हैं जो कि सेम रहेंगी बिटवीन द टू प्रोसेसेस. Only delta Q and delta W, only delta U and delta T, only delta Q and delta T, only delta U and delta W. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, ओनली डेल्टा यू एंड डेल्टा टी. रीजन क्या है जी, द फाइनल स्टेट्स अटेन्ड इन बोथ प्रोसेसेस इज द सेम. जो फाइनल स्टेट्स हैं दोनों प्रोसेसेस के लिए वो सेम है. दिस मीन्स द स्टेट फंक्शन हैड द सेम वैल्यूज इन द फाइनल स्टेट्स. जो हमारे पास स्टेट फंक्शन है उनकी क्या होंगी, वैल्यू सेम होंगी इन द फाइनल स्टेट. Only the state functions would have the same value because the state functions do not depend on the path followed. जो हमारे पास state functions होते हैं उनकी जो values होंगी वो क्या होंगी, सेम होगी, क्योंकि स्टेट फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं उस पाथ के जो फॉलोड किया गया हो थ्रू आउट द प्रोसेस. हेयर इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर आर द स्टेट फंक्शन एंड हीट एंड वर्क आर नॉट. जो हमारे पास फोर क्वांटिटीज हैं, डेल्टा यू, डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू एंड डेल्टा टी. इसमें से डेल्टा यू और डेल्टा टी जो है ये स्टेट फंक्शन है, जबकि डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू जो है वो हमारे पास स्टेट फंक्शन नहीं है. तो जो पाथ फॉलोड होगा उसके ऊपर जो स्टेट फंक्शन जो है उसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करेंगी, तो उसकी जो वैल्यूज हैं वो सेम रहेंगी. सो दैट्स व्हाई हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी. नाउ एमसीक्यू नंबर 2. इन एनी प्रोसेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड टू हीट. ऑप्शन ए है जो डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, बी है डिपेंड्स अपॉन द इनटेक एंड एग्जॉस्ट टेम्परेचर, सी है डिपेंड्स अपॉन वेदर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इज इन्वॉल्व, और डी है जी इज 100%. किसी भी प्रोसेस में वो कह रहे हैं जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो हमारे पास हीट में कन्वर्ट होगी वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए. रीजन क्या है जी, द रीजन फॉर दिस इज दैट फ्रिक्शन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. जो हमारे पास फ्रिक्शन होता है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कि हम कैसे जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. When there is a friction between surfaces, mechanical energy is transformed into thermal energy due to resistance encountering during movement. जब हमारे पास फ्रिक्शन होगा किसी भी दो सरफेसेस के दरमियान तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी इनटू थर्मल एनर्जी. वो किस वजह से होगी, उस रेजिस्टेंस की वजह से होगी जो कि इनकाउंटेड की गई होगी ड्यूरिंग देयर मूवमेंट. The amount of friction present in a process determines how much mechanical energy is converted into heat. और जो अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन उन दो प्रोसेसेस के दरमियान जो है वो प्रेजेंट है वो डिटरमिन करेगी कि कितनी मैकेनिकल एनर्जी जो है हमारे पास वो कन्वर्ट हो रही है इन टू द हीट. Therefore, the maximum amount of mechanical energy that can be converted to heat depends upon the amount of friction involved in the process. जो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट मैकेनिकल एनर्जी की जो है वो कन्वर्ट हो रही है हीट में वो डिपेंड करेगी कि हमारे पास अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी है जो कि उस प्रोसेस में इन्वॉल्व है. नाउ एमसीक्यू नंबर 3. इन एन आइसोथर्मल चेंज इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, बिकम जीरो, रिमेन्स कांस्टेंट. तो आइसोथर्मल चेंज में हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन डी, रिमेन्स कांस्टेंट. रीजन क्या है जी, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि है डेल्टा यू इज इक्विवेलेंट टू क्यू माइनस डब्ल्यू. सिंस द टेम्परेचर डजंट चेंज तो हमारे पास डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इंटरनल एनर्जी जो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी. नाउ एमसीक्यू नंबर 4. A thermos bottle containing hot coffee is vigorously shaken. Consider coffee as the system, then its temperature increases, decreases below the 0 degree Celsius, remains the same or decreases. थर्मस बॉटल है जिसके अंदर हॉट कॉफ़ी प्रेजेंट है, उसको हमने शेक किया. अब वो कह रहे हैं कि
कॉफ़ी को हमने कंसिडर करना है एज अ सिस्टम, तो उसके टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस, या सेम रहेगा या डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए इंक्रीजेस। रीजन क्या है जी, बाय शेकिंग द बॉटल वी डू वर्क ऑन इट। जब हम बॉटल को शेक करें तो इसका क्या मतलब है कि हम उस बॉटल के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं। तो उस वर्क डन के नतीजे में क्या होगा, हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है उस सिस्टम की वो इंक्रीज हो जाएगी। नाउ एमसीक्यू नंबर 5, maximum one can be obtained in a process called cyclic, isothermal, adiabatic and isochoric। जो मैक्सिमम वर्क है वो इन चारों में से किस प्रोसेस में ज्यादा ऑब्टेन होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी आइसोथर्मल। रीजन क्या है जी, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम इट partially increases the internal energy of the system and partly is used in doing work। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जब हम हीट देंगे किसी भी सिस्टम को तो हमारे पास वो जो हीट है वो उसकी इंटरनल एनर्जी को थोड़ा इंक्रीज कर देगी, और जो थोड़ा सा हीट है वो हमारे पास यूज होगी इन डूइंग सम वर्क। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो जीरो है, और जो हमने हीट प्रोवाइडेड की गई है वो तमाम की तमाम जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। Hence W is maximum. Now MCQ number 6. A heat engine takes in 800 joule of heat at 1000 Kelvin and exhausts 600 joule of heat at 400 Kelvin. What is the actual efficiency of this engine? हमारे पास जो हीट इंजन है वो जिस अमाउंट की हीट को इन कर रहा है और जिस टेम्परेचर के ऊपर इन कर रहा है वो गिवन है, और जिस अमाउंट ऑफ हीट को एग्जॉस्ट कर रहा है और जिस टेम्परेचर के ऊपर एग्जॉस्ट कर रहा है वो हमारे पास गिवन है। हमसे पूछेगी कि उस हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, 25%, 40%, 50%, 75%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए 25%। रीजन क्या है जी, एफिशिएंसी होती है यूजफुल वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास यूजफुल वर्क आउटपुट होगा 800 जूल माइनस 600 जूल, और हीट इनपुट जो है वो ही है 800 जूल। तो 800 जूल माइनस 600 जूल डिवाइडेड बाय 800 जूल मल्टीप्लाई बाय 100, तो एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी 25%। Now MCQ number 7. If the temperature of heat source is increased, the efficiency of a Carnot's engine increases, decreases, remains constant, or first increases and then become constant। वो कह रहे हैं कि अगर हम हीट सोर्स के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, जो एफिशिएंसी होगी कार्नेट इंजन की वो बढ़ेगी, कम होगी, कांस्टेंट रहेगी, या पहले बढ़ेगी और बाद में कांस्टेंट रहेगी। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए इंक्रीजेस। रीजन क्या है जी, एफिशिएंसी होती है जी T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, जहां पे हमारे पास T1 होता है टेम्परेचर ऑफ द। एमसीक्यू नंबर 8 है जी, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.16 फ़ारेनहाइट, बी है जी 372.16 केल्विन, सी है जी 373.16 फ़ारेनहाइट एंड डी इज 273.16 केल्विन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी 273.16 केल्विन। रीजन क्या है जी, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज प्रिसाइसली डिफाइंड एज 273.16 Kelvin and 0.01 degrees Celsius, where water coexists in all three phases, that is solid, liquid and vapor। हमारे पास जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हमारे पास वाटर जो है वो तीनों स्टेट्स में एट अ टाइम एग्जिस्ट करे, दैट इज सॉलिड में भी हो, लिक्विड में भी और गैस में भी हो। तो वो टेम्परेचर जो होता है वो 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 273.16 केल्विन। Now MCQ number 9. A real gas can be approximated to an ideal gas at low density, high pressure, high density या low temperature। जो रियल गैस है उसको हम आइडियल गैस कंसिडर कर सकते हैं इन चारों में से किस कंडीशन के ऊपर? करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए लो डेंसिटी। रीजन क्या है? रियल गैस बिहेव मोर लाइक आइडियल गैस एट लो डेंसिटीज बिकॉज द इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल बिकम नेग्लिजिबल एज द स्पेसिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। लो डेंसिटीज में क्या होगा, जो हमारे पास इंट्रैक्शन है बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, और जो स्पेसिंग है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो इंक्रीज हो जाएगी। तो तब हमारे पास जो रियल गैस आइडियल गैस के तौर पे ट्रीट हो सकती है। नाउ एमसीक्यू नंबर 10. If the volume of gas is to be increased by 4 times, then
temperature and pressure must be double. At constant pressure the temperature must be increased by 4 times. At constant temperature the pressure must be increased by 4 times. It cannot be increased. वो कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है उसको हम 4 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं इन चारों में से किस कंडीशन के ऊपर। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, यानी कि हमारा कांस्टेंट प्रेशर हो और जो टेम्परेचर है उसको हम इंक्रीज करते हैं 4 टाइम्स, तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। रीजन क्या है जी? द रिलेशन इन प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज PV इज इक्वल टू RT। अब यहाँ पे आप देखो, जब हम P को कांस्टेंट रखेंगे और टेम्परेचर को 4 टाइम्स बढ़ाएंगे तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। V इज इक्वल टू RT ओवर P। V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के। When temperature and pressure is double, the volume suffer no change। जब हम प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को डबल कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं आएगा, बिकॉज C is directly proportional and P is indirectly proportional या inversely proportional to V, and both increases in P and T will cancel out. When P is constant and temperature increases 4 times, this will also increase the volume 4-fold because both volume and temperature are directly proportional. टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे 4 टाइम्स तो हमारा वॉल्यूम भी जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। Now MCQ number 11, in which of the system listed below is the entropy decreasing? A gas is cooled, a plate is shattered, an egg is scrambled, a drop of dye diffuses in a cup of water। इन चारों सिस्टम्स में किसके ऊपर जो एंट्रोपी है जो है वो डिक्रीज होगी? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, अ गैस इज कूल्ड। रीजन क्या है जी? एंट्रोपी टेंड्स टू इंक्रीज इन नेचुरल प्रोसेस, कूलिंग अ गैस रिड्यूसेस इट्स रैंडमनेस एंड डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन एंट्रोपी। अब जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज करेगी नेचुरल प्रोसेसेस। अब जब हम गैस को कूल करेंगे तो उसकी जो रैंडमनेस है और डिसऑर्डरनेस है वो कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से हमारे पास जो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एंट्रोपी क्या होता है? डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। Now MCQ number 12. If the temperature of the source and the sink of Carnot engine having efficiency are each decreased by 100 Kelvin, then efficiency is remains constant, becomes 1, increases, decreases। वो कह रहे हैं जो टेम्परेचर है सोर्स और सिंक का कार्नेट इंजन का जिसकी एफिशिएंसी ईटा है उसको डिक्रीज कर दिया जाए बाय 100 केल्विन, तो हमारी एफिशिएंसी के ऊपर क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, इंक्रीजेस। Reason क्या है जी? The efficiency of Carnot engine depends on the temperature difference between the source and the sink. Decreasing both temperature by the same amount increases the temperature difference, which in turn increases the efficiency। जो एफिशिएंसी है कार्नेट इंजन की वो डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सोर्स एंड द सिंक। जब हम दोनों के टेम्परेचर को एट अ टाइम विद द सेम अमाउंट चेंज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा? जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास एफिशिएंसी जो है कार्नेट इंजन की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ दैट्स ऑल अबाउट MCQs of chapter number 10. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.